Hi everyone. So once again welcome you all on Law Vita. Here this is Aradhya Gupta, and today in this video we'll be discussing about the membership of United Nations. Specifically we'll be discussing Article 3, Article 4, Article 5 and 6 of UN Charter, where it is being discussed under the UN Charter that who are the original members, who are the subsequent members, how the suspension of a member is done and how the expulsion. Okay? And after this we'll be discussing that what are the certain achievements of United Nations organization. Alright, so let's begin with the video content. चैप्टर 2 ऑफ द चार्टर डील्स विद मेंबरशिप. जो हमारा यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, उसका जो चैप्टर 2 है वो मेंबरशिप के बारे में बताता है कि कैसे यूनाइटेड नेशंस के जो जितने भी स्टेट्स इसके मेंबर बनते हैं उसका क्या प्रोसीजर होता है. ठीक है. द चार्टर हैज़ बीन क्लासीफाइड द मेंबर्स इनटू 2 कैटेगरीज, ओरिजिनल मेंबर्स एंड सब्सिक्वेंट मेंबर्स. जो मेंबर्स हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया चार्टर के अकॉर्डिंग. एक है ओरिजिनल मेंबर्स की लिस्ट और एक है सब्सिक्वेंट मेंबर्स. सो पहले देखते हैं ओरिजिनल मेंबर्स कौन होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द यूएन चार्टर, ओरिजिनल मेंबर्स आर द स्टेट्स विच साइंड द यूएन डिक्लेरेशन ऑन 1 जनवरी 1942 एंड साइन इन रेटिफाइड द चार्टर. ठीक है. आर्टिकल 3 जो है यूएन चार्टर का, उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल मेंबर्स वो स्टेट्स हैं जिन्होंने जो हमने जब इवेंट्स पढ़ा था उसमें जो थर्ड इवेंट था यूनाइटेड नेशंस डेक्लेरेशन करके जो इवेंट था, ठीक है, उस इवेंट वो 1 जनवरी 1942 को ही हुआ था. तो उस दिन जिन स्टेट्स ने साइनिंग किया था और जिन्होंने साइन और रेटिफाई किया था चार्टर को, वो ओरिजिनल मेंबर्स कहलाते हैं एज पर आर्टिकल 3. इसके अलावा 51 स्टेट्स पार्टिसिपेटेड इन सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस आइदर फ्रॉम द बिगिनिंग और फॉलोइंग द एडमिशन बाय वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस. ये हमने पढ़ा था कि टोटल 51 स्टेट्स थे सैन फ्रांसिस्को. पहले सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 50 स्टेट्स ने साइनिंग किया था. जब बाद में पोलैंड ज्वाइन हो गया था, उसकी जब सरकार आ गई थी तब, तो 51 स्टेट्स इन टोटल हो गए थे. इन्होंने बिगिनिंग में या उसके बाद में कुछ प्रोसीजर के थ्रू जब इन्होंने दे बिकेम द मेंबर्स ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस, राइट. पोलैंड, a signatory to the UN declaration, did not participate in San Francisco conference because at that time it didn't have government recognized by all the sponsoring powers. वही चीज़ मैंने बताई कि पोलैंड ने यूएन डिक्लेरेशन के टाइम पे और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उस वक्त उसकी पास इतनी स्पॉन्सरिंग पावर्स नहीं थी जो उसको एक स्टेट के तौर पे रिकॉग्नाइज करवा पाती. ठीक है. हाउएवर स्पेस वाज लेफ्ट इन द चार्टर फॉर सिग्नेचर, सो पोलैंड जॉइन एंड दस 51 स्टेट्स बिकेम द ओरिजिनल मेंबर्स. इसलिए लेकिन एक जगह खाली थी चार्टर में साइनिंग के लिए ऑफ द स्टेट. तो बाद में जब पोलैंड में पूरी स्टेट वो रिकॉग्नाइज हो गया था बाय द स्पॉन्सरिंग पावर्स, तो फिर टोटल 51 स्टेट जो थे वो ओरिजिनल मेंबर्स बन गए थे ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये है हमारा ओरिजिनल मेंबर्स का कॉन्सेप्ट. ठीक है. क्विकली बताती हूँ. आर्टिकल 3 में बताया गया है कि जितने ओरिजिनल मेंबर्स वो स्टेट्स हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे चार्टर को साइन और रेटिफाई किया था. ठीक है. सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में 51 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जहाँ तो वो बिगनिंग में किया है, बाद में एडमिशन के प्रोसेस से जो ज्वाइन हुए थे इस यूनाइटेड नेशंस में, तो वो सभी लोग इंक्लूडिंग पोलैंड, दे वर नोन एज द ओरिजिनल मेंबर्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिक्वेंट मेंबर्स. तो ये कौन होते हैं? सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 4 ऑफ द चार्टर, सब्सिक्वेंट मेंबर्स आर those members which are admitted to the membership of United Nations by a decision of General Assembly adopted on the recommendation of Security Council. तो आर्टिकल 4 जो है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, वो बताता है कि सब्सिक्वेंट मेंबर्स वो स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनको विच आर एडमिटेड टू द मेंबरशिप, जिनको यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप मिला था बाय अ डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली. जो जनरल असेंबली की डिसीजन के बेसिस पे उनको ऑप्ट किया गया था और उनको मेंबर बनाया गया था यूनाइटेड नेशन का ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. और जनरल असेंबली को उन्हें चूज़ करने का जो डिसीजन मेकिंग पावर में हेल्प किया और रिकमेंड किया था सिक्योरिटी काउंसिल ने. ठीक है. Article 4 of Charter lays down the conditions which a state is required to fulfill in order to become a member of United Nations. जो Article 4 है, पहले तो उसने subsequent members कौन से हैं वो बताया. उसके अलावा ये बताया कि क्या क्या conditions necessary हैं एक state के लिए to be a member of United Nations. तो 3 इसमें conditions हैं. पहला, membership is open to peace loving states. जितने भी peace loving states हैं, ठीक है, जो शांति को बढ़ावा देते हैं, peace and security को promote करते हैं and propagate करते हैं, उन सारे मेंबर्स के लिए ओपन है मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस. दूसरा,
इट इज़ ओपन टू स्टेट्स विच एक्सेप्ट द ऑब्लिगेशंस कंटेन्ड इन द चार्टर, और उन सभी स्टेट्स के लिए ओपन है मेंबरशिप जो कि यूएन चार्टर के ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इन द लास्ट दो स्टेट्स विच आर एबल एंड विलिंग टू कैरी आउट द ऑब्लिगेशंस कंटेन्ड इन द चार्टर। दूसरा तो था कि जो उन ऑब्लिगेशंस को एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा है कि जो एबल है और जो विलिंग है, मतलब वो इच्छा रखते हैं, वो अपने अंदर इतना पावर रखते हैं कि वो उन ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करेंगे और उन ऑब्लिगेशंस को कैरी आउट करेंगे। तो वो सभी स्टेट्स के लिए मेंबरशिप जो है, सब्सिक्वेंट मेंबरशिप ओपन है इन द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल मेंबर्स और सब्सिक्वेंट मेंबर्स। अभी नेक्स्ट है कि सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर, कि हाउ अ मेंबर और मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस गेट सस्पेंडेड। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 5 ऑफ यूएन चार्टर में एक्सप्लेन्ड है। सो आर्टिकल 5 ऑफ चार्टर प्रोवाइड्स दैट अ मेंबर में बी सस्पेंडेड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। एक मेंबर जो है वो यूनाइटेड नेशंस से सस्पेंड हो सकता है, उसकी मेंबरशिप से सस्पेंड हो सकता है। According to it, a member may be suspended from exercising its rights and privileges of membership if Security Council has been taken preventive or enforcement action against it। अगर Security Council कोई भी preventive या कोई भी enforcement action लेती है किसी भी ऐसे state के against, तो वो state अपनी rights and privileges को एक्सरसाइज करने के लिए सस्पेंड हो जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा कि वो अपनी मेंबरशिप का कोई भी राइट या कोई भी प्रिविलेज को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है बीइंग अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। सस्पेंशन में भी इफेक्टेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो सस्पेंशन किया जाता है किसी भी मेंबर स्टेट्स का, ये जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है और सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के द्वारा किया जाता है। मतलब जनरल असेंबली करती है लेकिन इस चीज़ को रिकमेंड करता है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ही इन्फोर्समेंट या प्रिवेंटिव एक्शन लेता है उस मेंबर स्टेट के अगेंस्ट जिसने कोई भी ऐसा एक्ट किया होगा जो कि अगेंस्ट द ऑब्लिगेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर होगा वो, ठीक है। अ सस्पेंडेड मेंबर रिमेन्स अ मेंबर एंड हैज़ टू फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ मेंबरशिप। देखो, सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो नॉन मेंबर स्टेट बन गया। सस्पेंशन का मतलब ये है कि वो मेंबर तो रहेगा, वो मेंबर रहेगा, वो सारी ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल करेगा, लेकिन जो उसके राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए वो सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ही विल रिमेन एज इट इज़ अ मेंबर ऑफ स्टेट एज ही वॉज अर्लियर बिफोर द सस्पेंशन, प्लस ही विल ऑल्सो फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ मेंबरशिप, ठीक है। सस्पेंशन फ्रॉम एक्सरसाइज डज नॉट मीन दैट ही हैज़ बिकम अ नॉन मेंबर। सस्पेंशन का मतलब ये नहीं है कि वो नॉन मेंबर स्टेट बन गया यूनाइटेड नेशन का। इट विल रिमेन द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। राइट्स एंड प्रिविलेजेस फॉर मेंबर में बी रिस्टोर्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल विदाउट रेफरेंस टू जनरल असेंबली, ठीक है। सस्पेंशन में हुआ तो यही था कि उन लोग को जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस एक्सरसाइज करने का जो राइट था, ठीक है, जो पार्ट था वो सस्पेंड हो गया था। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वो जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस रीस्टोर भी की जा सकती हैं उस मेंबर द्वारा अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो, और इसमें जनरल असेंबली का रेफरेंस लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा हुआ था 1974 में साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका को पहले सस्पेंड कर दिया गया था बाय द जनरल असेंबली, लेकिन बाद में सिक्योरिटी काउंसिल की विल के बेसिस पे साउथ अफ्रीका की जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस थे वो वापस रीस्टोर करा दिए गए और वो उसका सस्पेंशन हट गया था, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर का। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपल्जन ऑफ मेंबर। सो ये आर्टिकल 6 में बताया है। आर्टिकल 6 ऑफ द चार्टर लेज डाउन द प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्सपल्जन ऑफ मेंबर फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस बाय स्टेटिंग दैट, जो आर्टिकल 6 है वो बताता है कि कैसे एक जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर स्टेट है वो एक्सपेल हो सकता है, ठीक है। अ मेंबर हु परसिस्टेंटली वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ चार्टर में बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई भी ऐसा मेंबर स्टेट जो कि कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली लगातार यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके जो प्रिंसिपल्स है उनको वायलेट कर रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, उनके ऑब्लिगेशंस को डिसओबे कर रहा है, तो ऐसे मेंबर स्टेट को ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेल कर सकती है। एक्सपल्शन का हिंदी होता है निष्कासित करना और सस्पेंशन का हिंदी होता है निलंबित कर देना, ठीक है। सो a member who persistently violate the principle of charter may be expelled from organization, right, by the general assembly on the recommendation of security council। और ये जो पूरा expulsion का जो procedure है ये general assembly करता है expulsion और on the recommendation of the security council, ठीक है, ये याद रखिएगा। expulsion is enforced upon a member in contrast to the voluntary withdrawal, ठीक है। देखो, expulsion जो किया जाता है ये किसी इंसान के voluntary withdrawal का जो एक procedure होता है उसके completely contrasting step है ये, ठीक है। इसमें कोई पर्सन अपने आप से अपनी स्वेच्छा से विड्रॉ नहीं करता है अपनी मेंबरशिप को, बल्कि जो हाईएस्ट ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के जैसे जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, ये उसको खुद एक्सपेल करते हैं, उसको निष्कासित करते हैं। सो इट इज़ कंट्रास्ट टू द वॉलंटरी विड्रॉल, राइट। वंस अ मेंबर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इट एक्वायर्स द सेम पोजीशन एज दैट ऑफ अ नॉन मेंबर। और अगर एक
मेंबर स्टेट इस ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेल कर दिया जाता है, जो भी उसने एक्ट किया उसके रिगार्ड में, तो उसको वो एक नॉन मेंबर्स का स्टेट बन जाता है, वो मेंबर नहीं रहता. यही डिफरेंस सस्पेंशन और एक्सपल्शन में. सस्पेंशन में वो नॉन मेंबर स्टेट नहीं रहता है, इट स्टिल रिमेन्स अ मेंबर ऑफ द स्टेट. लेकिन एक्सपल्शन में एज सून एज ही गेट स्पेल्ड द स्टेट बिकम्स अ नॉन मेंबर पार्टी. ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया. ओरिजिनल मेंबर्स कौन होते हैं, सब्सिक्वेंट मेंबर्स कौन होते हैं, सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स क्या होता है, एंड एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स. ठीक है, ये मेंबरशिप का आपका बेसिक पार्ट हो गया. अभी इस वीडियो का दूसरा पार्ट है कि क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं यूनाइटेड नेशंस की. तो देयर आर 5-6 हेडिंग्स, ईजी है, जल्दी देख लेते हैं. तो पहला है अवॉइडेंस ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर. यूएन हैज़ रिजॉल्व मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स विद विच अदरवाइज वुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वर्ल्ड वॉर. देखो, यूनाइटेड नेशंस ने इतना ज़्यादा हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन के बनने से जस्ट पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान, राइट. 1941 से स्टार्ट हो गया था इसका बनने का प्रोसीजर. ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि अगर ये यूनाइटेड नेशन नहीं बनता तो वॉर और जिस सिचुएशंस और वर्स होती और दोबारा भी वॉर होने का सिचुएशन हो सकता था. लेकिन यूनाइटेड नेशन ने इतना जल्दी इतना अच्छा प्रोग्रेसिव वर्क किया, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को, इतने डिस्प्यूट्स को सेटल किया, रिजॉल्व किया, उसमें सोल्यूशंस प्रोवाइड किया, और इसमें एक इतना अच्छा इसका ऑर्गन है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसने इतने सारे अच्छे अच्छे अपने डिसीजंस दिए केसेस के अंदर. तो कहीं ना कहीं वॉर को आने की सिचुएशन को रोकने में, उसको कंट्रोल करने को, उसको अवॉइड करने की बहुत बड़ा रोल रहा है यूनाइटेड नेशन का. कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द होल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो इसका पहला अचीवमेंट है अवॉइडेंस थर्ड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. यूनाइटेड नेशन हैज़ गिवन अटेंशन एंड इंपॉर्टेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम. यूनाइटेड नेशन का हमने एम्स देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, पर्पस देखा, प्रिंसिपल देखा. उन सब में अगर हम एक चीज़ निकालें तो यही है कि फंडामेंटल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना और पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना. तो ये प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है यूनाइटेड नेशन का. थर्ड है डीकोलोनाइजेशन. United Nations has done a rewardable, recommendable job by liberating most of the dependent territories and colonies and thus providing right of self-determination to their people. United Nations ने इतना अच्छा काम किया है. बहुत सारी डिपेंडेंट टेरिटरीज थी जो किसी ना किसी और टेरिटरी के ऊपर, किसी ना किसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थी. उन सभी डिपेंडेंट टेरिटरीज को लिबरेट किया, उन्हें आज़ाद कराने में मदद किया, एंड जस्ट प्रोवाइडिंग राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. उनको अपने खुद का पार्ट स्टैब्लिश करने में, अपने खुद से खड़ा होने का, उनको वहाँ के लोगों को, वहाँ की पूरे सोसाइटी को, पूरी की पूरी कम्युनिटी को सेल्फ डिटरमाइन करा. यूनाइटेड नेशन ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया अपना. नेक्स्ट है यूनिवर्सलाइजेशन. द इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रॉम 51 to 193 शोज दैट इट हैज़ अचीव्ड नियर यूनिवर्सलाइजेशन. आई मस्ट से, क्योंकि इनिशियली जब ये बना था तो इस पर जस्ट इसके सिर्फ और सिर्फ 51 मेंबर्स थे, और आज की डेट में देर आर 193 अराउंड मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि इट हैज़ अचीव द नियर यूनिवर्सलाइजेशन. मतलब कि everybody is aware of it, or it has reached to everyone. United Nations has become a universal aspect. Thinking for the third generation. UN activities are not confined only to the present generation. It has done a commendable job in providing the fundamental freedom to the third generation by concluding conventions dealing with protection of nature and environment. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के डेवलपमेंट की बात करते हैं और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पर्पसेस हैं, वो सिर्फ आज के जनरेशन के वेलफेयर के लिए नहीं, आगे की 3 पीढ़ियों तक के वेलफेयर के लिए सोचता है, ये काम करता है. इसकी एक्टिविटीज़ गोल्ड है, और इसका एग्जाम्पल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, नेचर के प्रोटेक्शन के टुवर्ड्स, इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन के टुवर्ड्स. तो ये कहीं ना कहीं बहुत कमेंडेबल जॉब्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस परफॉर्म कर रहा है फॉर प्रिजर्विंग not only the present generations balki the future of the next third generation, right. Next is economic, social and cultural development. United Nations has acquired a great achievement in the promotion of economic, social, cultural development of the poor and most disadvantaged section of the world by eradication of poverty, literacy, unemployment, child survival, development, population control, health, medical care, etc. United Nations ने इतना सारा achievement किया है economic, social, cultural development
डेवलपमेंट में जितना भी डिमार्जिनलाइज डिसएडवांटेज सेक्शन है, जितना भी पुअर सेक्शन है हमारे वर्ल्ड का, उसको अपलिफ्ट करने में, उनके स्टेटस को अपलिफ्ट करने में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड करने में इतना वर्क किया यूनाइटेड नेशन ने. इट्स रियली अ कमेंडेबल जॉब, आई मस्ट से. इसने इतने सारे पॉलिसीज़, इतने सारे स्कीम्स स्टेब्लिश किए हैं कि पॉवर्टी कम करने में हेल्प किया, इलिटरेसी कम करने में, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में, और चाइल्ड वेलफेयर, विमेन वेलफेयर, पॉपुलेशन कंट्रोल, हेल्थ, मेडिकल केयर, that etc. Now last point is respect for international law. Settlement of many disputes in accordance with international law by International Court of Justice is a principal organ of United Nations, and codification of international law have been a major achievement of United Nations. देखो जितने भी इसमें डिस्प्यूट सेटल होते हैं इंटरनेशनल लॉ के रिगार्ड में बाय ICJ, तो इससे कहीं ना कहीं क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को प्राइमा फेसा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इट डिमार्क्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ. एंड सर्टेनली codification of international law have been a major achievement of United Nations. So these were all the achievement of United Nations. कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अवॉइड करने में इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डीकॉलोनाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, थिंकिंग फॉर थर्ड जनरेशन, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, प्लस रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ. विद दिस आई एम डन विद माई पार्ट इन दिस वीडियो. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपने ऑर्गन्स शुरू करेंगे. पहले हम लोग जनरल असेंबली, फिर सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक काउंसिल और बाकी के सारे ऑर्गन्स. ठीक है, तो आगे की सारी वीडियोस को देखने के लिए, कंटेंट को रीड करने के लिए, समझने के लिए, नोट्स के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियोस को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, कलीग्स के साथ, सबके साथ. और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें, और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है या नहीं. और भी अगर कोई डाउट्स है, यू कैन ईजिली शेयर देयर. सो दिस इज़ इट. आई विल मीट यू अप सून विद द नेक्स्ट कंटेंट, विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग लॉ वीटा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय.